हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। तो साथियों, आज पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस का टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग इस सेशन को अंत तक ज्वाइन कीजिए और देखिए बिना स्किप किए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आए तो छूटे नहीं। 100% यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है साथियों, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चलिए साथियों, प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, योजना आयोग पर एक टिप्पणी लिखे। साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसको आप लोग लिख करके याद कीजिए। और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो क्लिक करके जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइए। साथियों, प्रश्न का उत्तर देखते हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। साथियों, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या हो जाएगा, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। साथियों, योजना आयोग का गठन का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग का कामकाज एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है, जिसके सहायता से के लिए 8 अन्य सदस्य होते हैं। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। साथियों, क्लियर यहाँ तक। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए स्टडी ऑनलाइन क्लास को। साथियों, इस पर आप लोगों को स्टडी को मजबूत करने के लिए इस पर वीडियो डाला जाता है। साथियों, आप लोगों की मेहनत किया जाता है। साथियों, इस पर टिप्पणी आप लोग लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और योजना आयोग का कामकाज एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होते हैं, जिसके सहायता के लिए 8 अन्य सदस्य होते हैं। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसका नाम बदल कर नीति आयोग किया गया था। साथियों, योजना आयोग का नाम 1 जनवरी 2015 ईस्वी में बदल दिया गया था और नया नाम रखा गया था नीति आयोग। क्लियर साथियों, यहाँ तक क्लियर। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 2, प्रति व्यक्ति आय क्या है। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसलिए आप लोग लिख करके इसको याद कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, और याद नहीं हो तो नोटबुक में आप लोग लिख लीजिए ताकि याद हो सके। क्लियर साथियों। चलिए साथियों, इसका उत्तर देखते हैं। किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो शेषफल बचता है उसे उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्लियर साथियों, यानी किसी भी देश के कुल राष्ट्रीय आय में जब देश की कुल संख्या से भाग दिया जाता है तो जो शेषफल बचता है उसे उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्लियर साथियों, इसका बहुत सारा फॉर्मूला भी है। प्रति व्यक्ति आय जिस देश की अधिक होती है वह देश उतना ही विकसित होता है। क्लियर साथियों, जिस देश की जितना ही प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा वह देश उतना ही विकसितशील होगा। भारत की प्रति व्यक्ति आय 10,534 रुपया महीना है। कितना है भारत का साथियों, ये आप लोग नोट कर लीजिए। भारत की प्रति व्यक्ति आय 10,534 रुपया है। भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा राज्य की है। साथियों, एक प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव, भारत में किस राज्य की सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है, तो गोवा है। क्लियर साथियों, बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय पटना जिला का है। बिहार में पटना जिला का है और बिहार में गोवा राज्य का है। क्लियर साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो शेष बचता है उसे उस देश का प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय जिस देश की अधिक होगी वह देश उतना ही विकसितशील कहलाता है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 10,534 रुपया हर महीना है। भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है। भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है। क्लियर साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 3, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर लिखिए। साथियों, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा सेंस बना के देखिए और जहाँ पे समझ नहीं आया वहाँ पे वीडियो को दोबारा देखिए। क्लियर साथियों, और प्रश्न का उत्तर
आप लोग को याद नहीं हो तो नोटबुक में हर हाल में आप लोग लिख लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में छूटे नहीं। साथियों एक बात आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब भी आप लोगों को प्रश्न में अंतर दिखे, यानी जब दो चीज़ के बारे में अंतर लिखना हो तो आप लोग इसी प्रकार के कुछ फॉर्मेट बना लीजिए और एक धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज है तो दोनों भाग में बांट दीजिए और धात्विक खनिज का क्या उदाहरण है और अधात्विक खनिज का क्या गुण है वो लिख दीजिए। और साथियों आप ऐसा लिखते हैं पॉइंट बना करके, आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ये मेरा वादा है साथियों। हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है साथियों, चलिए धात्विक खनिज लिख दिए और इधर अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में क्या है, एक में है इसे गलने पर धातु प्राप्त होता है, यानी धात्विक खनिज को गलाने पर या गलने पर क्या प्राप्त होता है तो धातु प्राप्त होता है, और अधात्विक खनिज को गलने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। क्लियर साथियों यहाँ तक। चलिए साथियों पॉइंट 2, ये कठोर और चमकीले होते हैं। धात्विक खनिज कठोर और चमकीले होते हैं और अधात्विक खनिज इसमें चमक नहीं होता है। अधात्विक खनिज में चमक बिल्कुल नहीं होता है। क्लियर साथियों यहाँ तक। पॉइंट 3 में ये प्रायः अगिन्य चट्टानों में पाया जाता है। साथियों धात्विक खनिज प्रायः अगिन्य चट्टानों में पाया जाता है और ये प्रायः परतदार चट्टानों में पाया जाता है, यानी अधात्विक खनिज प्रायः परतदार चट्टानों में पाया जाता है और धात्विक खनिज प्रायः अगिन्य चट्टान में पाया जाता है। क्लियर साथियों यहाँ तक। धात्विक खनिज पीट कर तंतु निकाल सकते हैं, यानी धात्विक खनिज को पीट कर तंतु निकाल सकते हैं या तंतु बनाया जा सकता है, परंतु अधात्विक खनिज को पीट कर तंतु नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर साथियों यहाँ तक। कोई दिक्कत समझने में? सर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं। और याद नहीं हो तो साथियों आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए ताकि प्रश्न छूटे नहीं, याद हो सके। क्लियर साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 4, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? क्लियर साथियों, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं तो उत्तर लिखिए। वह मार्ग जिससे प्राचीन समय में चीन, मध्य एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार होता था। रेशम मार्ग साथियों वो होता था जिससे प्राचीन काल में चीन, मध्य एशिया और यूरोप के बीच क्या होता था, व्यापार होता था, उसे रेशम मार्ग कहा जाता है। क्लियर साथियों। रेशम मार्ग चीन से शुरू हुआ था। रेशम मार्ग कहाँ से शुरू हुआ था तो चीन से शुरू हुआ था। चीन से इसी मार्ग से रेशम यूरोप में पहुंचाता था, यानी चीन से इसी मार्ग के द्वारा यानी रेशम मार्ग के द्वारा यूरोप में पहुंचाता था, इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग पड़ा। क्लियर साथियों। आपको प्रश्न आए एग्जाम में तो आप लिख देंगे रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं तो क्या लिखेंगे कि वह मार्ग जिससे प्राचीन समय में चीन, मध्य एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार होता था उसे रेशम मार्ग कहा जाता था। रेशम मार्ग चीन से शुरू हुआ था, चीन से इसी मार्ग से रेशम मार्ग यूरोप में पहुंचता था, इसीलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग पड़ा। क्लियर साथियों यहाँ तक। क्लियर क्लियर है तो यस बोलिए साथियों, आप लोग यस लिखिए। क्लियर साथियों यहाँ तक। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न को साथियों तक गुप्त मतदान क्या है? उत्तर देखेंगे। मतदाता प्रत्याशियों के बीच अपने पसंद से प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर अपना मत देता है। साथियों गुप्त मतदान का मतलब ये हुआ कि आप अपने मत के अनुसार और अपने किसी के बहकावे में नहीं आकर मतदान होता है। मतदान यानी जिसको मत कहा उसको दान दे दीजिए। क्लियर साथियों। तो मतदान प्रत्याशियों के बीच अपने पसंद के प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर अपना मत देता है। क्लियर साथियों। यह मतदान गुप्त रहता है, इसीलिए इसे गुप्त मतदान कहते हैं। जैसे साथियों आप जब भी जाए किसी को बताया नहीं कीजिए कि हम इस पे मत दिए हैं उस पे दिए हैं। आप अपने स्वेच्छा अनुसार आपका मत जिस पर कहे आप उस पर दीजिए, इसी को गुप्त मतदान कहा जाता है। क्लियर साथियों यहाँ तक। कोई दिक्कत प्रश्न 6, कृषि जनित उद्योग से क्या तात्पर्य है? क्लियर साथियों। उत्तर देखिए। ऐसे उद्योग जो कृषि के उत्पादन पर आश्रित होते हैं, ऐसे उद्योग जो कृषि के उत्पादन पर आश्रित होते हैं अथवा ऐसे उद्योग जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे
चीनी उद्योग, टमाटर सॉस उद्योग आदि। क्लियर साथियों। कृषि जनित उद्योग से क्या तात्पर्य है साथियों, ये VVI प्रश्न है, आप लोग इसको नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिए। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ऐसे उद्योग जो किसी कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं, अथवा ऐसे उद्योग जिसके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है, उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं, जैसे चीनी उद्योग, टमाटर सॉस उद्योग आदि। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं साथियों। साथियों, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर। क्लियर साथियों, जहाँ पे आपको क्लास का PDF नोट प्रोवाइड किया जाता है साथियों, इसलिए आप जुड़ना ना भूलेंगे साथियों। प्रश्न 6 है, सरकारी सेवा किसे कहते हैं साथियों, ये इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। क्लियर साथियों, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। प्रश्न 7 है, सरकारी सेवा किसे कहते हैं। उत्तर देखिए, जब देश या राज्य की सरकारी लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है साथियों। जब देश या राज्य की सरकारी लोगों का मतलब क्या हो सकती हो, जैसे आपको सरकारी जॉब हो जाता है तो आप सरकार के अधीन हो जाते हैं, आप सरकार का स्टाफ बन जाते हैं। क्लियर साथियों, सरकार के सामने आपको सरकारी बोला जाएगा। क्लियर साथियों, यहाँ तक बदले मासिक वेतन देते हैं, यानी अब सरकारी जॉब आपको होती है, आप वहाँ पे वर्क करते हैं, आप वर्क करने के बदले आपको जो मासिक वेतन यानी महीना का वेतन जो मिलता है, और उनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है। ठीक है साथियों, आपको पेमेंट करती है सरकार, आपसे अलग अलग जगहों पे काम लेती है, तो इसे सरकारी सेवा कहा जाता है। क्लियर साथियों, जैसे सैन्य सेवा, शिक्षा, जो अभी प्रचलित में वर्तमान में काफ़ी सारे शिक्षक बनते जा रहे हैं साथियों, और जो स्वास्थ्य, वित्त, बैंकिंग इत्यादि। क्लियर साथियों, सरकारी सेवा किसे कहते हैं आप आसानी से लिख देंगे सरल भाषा में साथियों, जैसे बता रहे हैं साथियों वैसे आप लिखेंगे एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा साथियों, ये मेरा दावे के साथ में बोल सकता हूं साथियों। क्लियर साथियों, जब देश या राज्य के सरकारी लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और उनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है तो सरकारी सेवा कहा जाता है, जैसे सैन्य सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, बैंकिंग आदि। क्लियर साथियों, चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8 है साथियों, विपक्षी दलों के कार्य को लिखिए। यानी विपक्षी दल का मतलब क्या हुआ, आपका एंटी पार्टी, जिससे आपको दुश्मन है, उसके बारे में आप क्या लिखना चाहते हैं। और साथियों आप जब भी लिखें कार्य को या अंतर को या टिप्पणी, साथियों आप पॉइंट बना कर लिखे, जैसे हम लिखे यहाँ पे पॉइंट 1 2 जैसे बता रहे हैं वैसे आप लिखे, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा साथियों। उत्तर लिखिए, विपक्षी दलों के कार्य निम्नलिखित है। चलिए साथियों, एक में जनता की शिकायतों को सरकार के समक्ष रखना। चलिए साथियों, यानी आपका जो विपक्ष होगा, जिसकी सरकार नहीं होगी, तो आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएगी। ठीक है साथियों, सरकार के साथ मिलकर सकारात्मक कदम उठाकर देश के विकास में सहायता करना तथा लोकतंत्र को सफल बनाना। बिल्कुल सही है साथियों, यानी साथियों जिसकी सत्ता नहीं है वो जनता के हित में काम करती है, उसको आवाज को सरकार तक पहुंचाती है कि सरकार के साथ मिलकर सकारात्मक, उग्रवादियों के द्वारा नहीं, आंदोलन के साथियों नहीं, अपनी बातों को आराम पूर्वक शांतिपूर्वक सरकार के सामने समक्ष रखती है, उठाकर देश के विकासों में सहायता करना तथा लोकतंत्र को क्या बनाता है, सफल, अच्छा बनाता है। क्लियर साथियों, पॉइंट 3, कानून निर्माण में सदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी साथियों जिसकी सरकार नहीं होती है और जब सरकार कानून बनाती है तो वो जा करके अब बड़ी ध्यान से उसको देखती है, और देख करके जहाँ पे कुछ त्रुटि होती है वहाँ पे वो बताते हैं कि आप ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए। क्लियर साथियों, और पॉइंट 4 है कि चुनाव के बीच सत्तारूढ़ दलों पर नियंत्रण रखना। यानी समाज जब चुनाव होता है साथियों तो वहां पे वो बड़ी ध्यानपूर्वक अपनी बातों को नियंत्रण बनाए रखता है, सत्तारूढ़ को, दलों को क्या बनाए रखता है, नियंत्रण बनाए रखता है। क्लियर साथियों यहाँ तक, ओके साथियों यहाँ तक समझने में किसी कोई दिक्कत। प्रश्न 8 साथियों इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये VVI प्रश्न है साथियों। क्लियर साथियों, चलिए साथियों प्रश्न 9 देखते हैं। प्रश्न 9, रेशम मार्क से आप क्या समझते हैं। क्लियर साथियों, रेशम मार्क से आप क्या समझते हैं साथियों,
थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए उत्तर। अगर आप इस वीडियो को 10 मिनट देख लेते हैं तो आपको रस रस में भर जाएगा इसका उत्तर। साथियों आप अपने मन से लिख सकते हैं और अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। साथियों एग्जाम में जब भी आप प्रश्न लिखते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। क्लियर साथियों, लिख दिया जाता है वहाँ पे। आप अपनी उत्तर अपने भाषा में दीजिए ताकि और उनको अपनी ओर आकर्षित कर पाए। क्लियर साथियों, चलिए साथियों उत्तर देखते हैं। वह मार्ग जिससे प्राचीन समय में चीन, मध्य एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार होता था। यानी साथियों प्राचीन समय में रेशम मार्ग से ही चीन में, मध्य एशिया, यूरोप के बीच क्या होता था, व्यापार करने का यही साधन था। उसे रेशम मार्ग कहा जाता है। रेशम मार्ग चीन से शुरू हुआ था। रेशम मार्ग कहाँ से शुरू हुआ था साथियों, चीन से शुरू हुआ था। चीन से इसी मार्ग से रेशम यूरोप में पहुंचता था, इसीलिए इस मार्ग के नाम रेशम मार्ग पड़ा। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग देख करके याद कर लीजिए। चलिए साथियों प्रश्न 10, महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 2025 में साथियों आने की संभावना है, इसीलिए आप लोग इसको याद कर लीजिए कि महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी संक्षिप्त मतलब क्या, छोटा टिप्पणी लिखिए। क्लियर साथियों, तो यहाँ पे लिखेंगे नगर परिषद अपने सदस्यों के बीच से अपना महापौर और उप महापौर को चुनती है। क्लियर साथियों, महापौर का कार्य 5 वर्षों का होता है। साथियों महापौर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। महापौर नगर परिषद का सभापति होता है। यानी महापौर नगर परिषद का क्या होता है, सभापति होता है तथा नगर परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। महापौर नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। महापौर के अनुपस्थिति में नगर परिषद के सभी कार्य उप महापौर करते हैं। यानी साथियों महापौर जब अनुपस्थित रहता है यानी अब्सेंट रहता है तो नगर की परिषद के सभी कार्य यानी सभी कार्य कौन करते हैं, उप महापौर करते हैं। साथियों अगर आप लोगों का लाइव क्लास करना होगा तो सुबह 7-10 बजे से चलता है और शाम में 7:30 बजे चलता है। क्या चीज़ पे, साथियों स्टडी ऑनलाइन क्लास पे। साथियों आप लोग जुड़िए और क्लास का आनंद लीजिए। साथियों बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया जाता है। साथियों आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। साथियों प्रश्न 11 है, चिपको आंदोलन क्या है और यह कब हुआ था। साथियों बहुत सिंपल भाषा में इसको समझिए। चिपको मतलब क्या, चिपकना। आंदोलन मतलब क्या, लड़ाई एक तरह से बोल दीजिए, झगड़ा बोल दीजिए, विद्रोह बोल दीजिए। ये कब हुआ था, चलिए साथियों चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक के आरंभ में उत्तराखंड गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 दशक के आरंभ में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था। यह एक पर्यावरण रक्षक आंदोलन है। पर्यावरण में क्या चीज देखते हैं, सर पेड़ पौधे के बारे में देखते हैं, जीव जंतु के बारे में देखते हैं। इस आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए ग्रामीण लोगों ने पेड़ों से चिपक कर आंदोलन किया और पेड़ को काटने से बचाया, जिसे हम चिपको आंदोलन कहते हैं। साथियों आप लोग ऐसे समझिए चिपको आंदोलन का मतलब। साथियों 1970 के दशक में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था ये आंदोलन, जहाँ पे सर अंधाधुन पेड़ की कटाई हो रहा था। साथियों पेड़ को काटने से बचाने के लिए ग्रामीण लोग ने क्या किया, पेड़ जाकर के पेड़ से चिपक गया। अगर आप पेड़ से चिपकेंगे तो काटेंगे कैसे। साथियों इसी एक उपाय था जो पेड़ से चिपक करके पेड़ को बचाया जा सकता था। साथियों क्लियर। साथियों चिपको आंदोलन के पिता सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। साथियों सुंदरलाल बहुगुणा बहुत ही ऐतिहासिक में जिसे समझिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था और इनके नेतृत्व में चिपको आंदोलन का आयोजन हुआ था और जिसे चिपको आंदोलन का पिता कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। साथियों बहुत ही बड़ा आंदोलन था चिपको आंदोलन। साथियों आप लोगों का लाइव क्लास 7-10 बजे से दिन में, शाम में 7:30 बजे स्टडी ऑनलाइन क्लास पर होता है। आप लोग क्लिक करके जुड़िए साथियों, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा साथियों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 12, आपदा क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग लिख करके याद कीजिए कि आपदा क्या है। बहुत ही कम समय में आकस्मिक घटनाओं वाली ऐसी दुर्घटना
जिनका तत्काल प्रभाव पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा, मानव जीवन एवं संपत्ति पर पड़े तथा जिससे जान माल की अपार क्षति क्या कहते हैं। क्लियर साथियों, यानी एक बहुत कम समय में आकस्मिक घटनाओं वाली ऐसी दुर्घटना जिनका तत्काल प्रभाव पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा, मानव जीवन एवं संपत्ति पर पड़े तथा माल जाल की अपार क्षति पहुंचे, जिसे आपदा कहा जाता है। साथियों, आपदा दो प्रकार के होते हैं। साथियों, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो प्राकृतिक आपदा और मानव आपदा, मानव निर्मित आपदा। साथियों, यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कि प्राकृतिक आपदा मतलब क्या होता है। जो भगवान द्वारा जो प्राकृतिक से बन के आए हैं उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप आना, ये प्राकृतिक आपदा है। साथियों, क्लियर साथियों, बाढ़ आना ये प्राकृतिक आपदा है। साथियों, यहाँ पे आप लोग देखिएगा मानव निर्मित आपदा, समझ लीजिए मानव निर्मित मतलब क्या था, मानव के द्वारा बनाया गया। जैसे आग लगना, तो ये प्राकृतिक आपदा नहीं हुआ, ये मानव की भूल के कारण आग लगती है। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझ में आया। साथियों, आप लोग लाइव क्लास कीजिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए साथियों, स्टडी ऑनलाइन क्लास पर लाइव क्लास 7:10 बजे दिन में और 7:30 बजे स्टडी ऑनलाइन क्लास में शाम में होता है। क्लियर साथियों। चलिए साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा साथियों। और यहाँ पे साथियों लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा साथियों। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा साथियों। और बताइएगा साथियों आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। चलिए, धन्यवाद।